हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भारतीय राजनीति, प्रवृत्ति एवं विकास। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका न्यू चैप्टर है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सीबीएसई ने इसका नाम चेंज कर दिया है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव, और इसका जो न्यू नेम जो आया है उसमें है भारतीय राजनीति, प्रवृत्ति एवं विकास। तो इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गठबंधन का युग, राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा की सरकारें, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे हम यूपीए कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, विकास के विषय और अभिशासन। तो आज इस वीडियो के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, जो टॉपिक लेंगे वो होगा आपका गठबंधन का युग। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। गठबंधन का बच्चों अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ कोऑगुलेशन, ये हमने पढ़ा था। एक दलीय, द्विदलीय प्रणाली और गठबंधन, बहुदलीय प्रणाली, ये सब हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। तो उसमें हमने गठबंधन का भी जिक्र किया था। तो गठबंधन है क्या, ये देखिए एक बार। जब किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता तो कुछ अन्य दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर सरकार बनाने के लिए आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। ऐसे गठबंधन को या ऐसे गठजोड़ को गठबंधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो कुछ पार्टीज़ आपस में मिलकर अपनी सरकार प्रेजेंट करती हैं, सरकार बनाती हैं, जिसे गठबंधन कहा जाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं नई स्लाइड के थ्रू। अब देखिए, इस स्लाइड के अंदर हम जानते हैं कि 1952 में हमारा पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, 1952 से 1989 की हम बात करें तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सी पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा सत्ता में रही। इससे पहले हमने इस बुक के फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर हमारा आ गया है, हमने बहुत बार कांग्रेस के बारे में सुना है। तो वो कौन सी पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा सत्ता में रही, जिसे हम कांग्रेस प्रणाली भी कहते थे, कांग्रेस सिस्टम भी हमने पढ़ा है। ठीक है, आई थिंक आपको पता लगा होगा वो कौन सी पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा सत्ता में रही और सत्ता में राज किया उसने। ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी थी बच्चों। तो ऐसा क्या हो गया देखिए कि गठबंधन की हमें ज़रूरत पड़ने लगी। तो क्या हुआ, 1989 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिसे हम कहते हैं कि कांग्रेस प्रणाली का समाप्त हो जाना, कांग्रेस प्रणाली के वर्चस्व का ख़त्म हो जाना। ठीक है, ऐसे में क्या होता था कि चुनावों में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था जो कि अपनी सरकार बना पाता था। तो इसीलिए गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हुई। तो इस टेबल पे एक नज़र डालते हैं। देखिए, 1952 में जो हमारा प्रथम आम चुनाव था उसके अंदर एक सीट मिली थी। जो लोकसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमें इसमें सीट मिली थी 364, जो कि कांग्रेस को मिली थी। 1957 में जो चुनाव हुआ उसमें भी 371 सीट मिली थी, और वो कौन सा दल था? कांग्रेस दल था। 1962 का आम चुनाव भी हमने पढ़ा है जिसमें 361 सीटें मिली थी और वो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। 1967 में थोड़ा सा सीट कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसको इतनी वोट मिली हो। तो कांग्रेस ने ही अपना बहुमत साबित किया और वही इंडिपेंडेंटली सरकार बनाई थी। अब 1971 का चुनाव भी हम देख लेते हैं। 352 सीटें प्राप्त थी, जिनमें सीपीआई के साथ गठबंधन करा के कांग्रेस ने ही अपनी सरकार बनाई थी। 1977 में 154 सीट जीतकर, एक बार जब स्थिति उसकी खराब हो गई थी, हमने डिस्कस किया था आपातकाल के टाइम की बात तो एक पार्टी आई थी, जनता पार्टी, उसने अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद उसकी स्थिति फिर सुधरी। 1980 के दशक में फिर कांग्रेस जो थी 353 सीटों से जीती, देखो कितनी ज़्यादा थी, और इंडिपेंडेंट बहुमत में आई, उसने सरकार बनाई। 1984 के अंदर भी देखो 415 सीटें जीती थी और तब भी कांग्रेस सत्ता में आई थी। ये इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी जब बने थे तो उनको सहानुभूति के तौर पर वोट मिले थे और वो 415
सीटें जीती, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जीत है वो कांग्रेस के लिए थी। ठीक है, उसके बाद 1989 के अंदर फिर स्थिति खराब हुई कांग्रेस की, और फिर जनता दल की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार। तो 1989 को में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ये कहा जाता है कि 1989 में राजनीति में बहुत बदलाव हुए, जिसे 1990 के दशक कहा जाता है। तो 89 के अंदर 89 के बाद से बहुत बदलाव हुए, उसी को हम इसमें पढ़ेंगे कि गठबंधन का युग शुरू होने लगा था 1989 से, कि उसके बाद कोई भी स्पष्ट बहुमत नहीं लेकर आता था। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो कांग्रेस सरकार है पहले स्पष्ट बहुमत लेकर आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी साख खत्म होती गई और अन्य पार्टियों ने भी अपनी जगह बनानी शुरू की। और कोई भी, जब अन्य पार्टियां होंगी तो थोड़ी थोड़ी वोट बढ़ जाती है, तो वो दो तीन पार्टीज़ मिलकर, दो तीन विचारधाराओं की पार्टीज़ मिलकर गठबंधन बनाती हैं और अपने अपने हित के लिए बनाती हैं। तो इसको देखेंगे हम नेक्स्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1989। तो इसके अंदर आप देखिए, अब हम इस स्लाइड के थ्रू देखते हैं कि जो भी पीएम आए 1989 के बाद, जो गठबंधन की सरकारें आई, वो पीएम आए, उनके साथ जो पीएम बने वो कितने कम समय के लिए बने और फिर उनकी सरकार गिर भी गई। एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो थे वीपी सिंह, आपको दिखाई दे रहे हैं, वीपी सिंह जो थे, उनकी सरकार जो थी कितने पीरियड के लिए, दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 के लिए थी। तो इन्होंने जो कोalition के साथ, जो गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, कौन कौन सी पार्टी के साथ बनाई थी, नेशनल फ्रंट, एनएफ, नेशनल फ्रंट जो होता है राष्ट्रीय मोर्चा होता है, राष्ट्रीय मोर्चे के को सपोर्ट किया लेफ़्ट पार्टीज़ ने, लेफ़्ट फ्रंट ने और बीजेपी ने। यहाँ देखिए, लेफ़्ट फ्रंट और बीजेपी दोनों अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी है, लेकिन वे चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता में ना आए, इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया नेशनल फ्रंट को, राष्ट्रीय मोर्चे को, और एक सरकार बनाई वीपी सिंह की अध्यक्षता में। वीपी सिंह उसके प्राइम मिनिस्टर बने। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि 89 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी बच्चों, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो बहुत कम कम समय के लिए आए और बहुत सारे थे। तो उनमें से हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। सेकंड हम देखते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे वो देखिए बच्चों, वो भी कितने कम समय के लिए आए, नवंबर 99 से, नवंबर 1990 से जून 1991 तक। ठीक है, इनने भी नेशनल फ्रंट थी, नेशनल फ्रंट सेकंड इसको कहते हैं, या राष्ट्रीय मोर्चा सेकंड कहते हैं। इसको लीड किया किसने, समाजवादी पार्टी ने, और किसने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने। कांग्रेस जो चाहती थी, कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि इस बार बीजेपी को हम आने ही नहीं देंगे, तो इसीलिए उन्होंने, तो कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपोजिट विचारधारा की पार्टीज़ हैं। उन्होंने भी क्या किया कि नेशनल फ्रंट को हम सपोर्ट करेंगे और बीजेपी को नहीं आने देंगे। तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया और समाजवादी दल जनता पार्टी ने इसको सपोर्ट किया, और चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक सरकार बनी, जो कि नवंबर 1990 से जून 1991 तक बनी। तो ये भी देखो कितनी जल्दी गिर गए, क्योंकि कांग्रेस ने बाद में से समर्थन वापस ले लिया था और इनकी सरकार भी गिर गई। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं नरसिम्हा राव। जो नरसिम्हा राव थे, उनको देखिएगा, नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो भी बहुत कम समय के लिए थी, जून 1991 से मई 96 तक। लेकिन इन्होंने क्या किया था, पूरे 5 साल कंप्लीट किए थे। ठीक है, नरसिम्हा राव की ऐसी सरकार थी जिन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट किए थे। ठीक है बेटा, क्योंकि इनको फ़ायदा मिला था, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी इस बीच, और राजीव गांधी की हत्या के बाद कहीं ना कहीं सहानुभूति वाली सरकार बनी, और इसके जो लीडर बनाए गए, प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए, वो नरसिम्हा राव थे। क्योंकि राजीव गांधी की डेथ जो थी वो इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही हो गई थी, तो उनको सहानुभूति स्वरूप कांग्रेस को वोट मिले, और नरसिम्हा राव उनके चेहरे थे पीएम पद के लिए। तो नरसिम्हा राव ऐसे थे जिन्होंने 5 साल अपने पूरे किए। उन्होंने जून 1991 से मई 1996 तक अपने 5 कार्यकाल पूरे किए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी।
उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे। इनमें देखिए, ये मई 1996 से जून 1996 सिर्फ 13 दिन की सरकार इन्होंने बनाई थी। बीजेपी में जो सत्ता में आई, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर सकी, तो इनकी सरकार सिर्फ 13 दिन तक रही और फिर इनकी सरकार गिर गई थी। तो ये छोटे छोटे टाइम के लिए आई, तो ये गठबंधन सरकार का डिफ़ॉल्ट होता है, डिमेरिट होती है। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से आया। अभी थोड़ा सा देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किस तरह के प्राइम मिनिस्टर्स आए, जो कि बहुत कम समय के लिए आए थे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो आए, उनका नाम था HD देवगौड़ा। इनके नाम बच्चों याद ज़रूर रखना, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि 89 के बाद से हमारे बहुत जल्दी जल्दी प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए। HD देवगौड़ा देखिए बच्चों, जून 1996 से अप्रैल 1997 तक थे, और ये यूनाइटेड फ्रंट विद कांग्रेस सपोर्ट के साथ थे। अभी हमने पढ़ा था नेशनल फ्रंट, जो कि राष्ट्रीय मोर्चा था। अब हम पढ़ रहे हैं यूनाइटेड फ्रंट इसका नाम है संयुक्त मोर्चा। तो इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रो आप देख लीजिए कि ये जो थे हमारे, ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि बहुत कम समय के लिए ये भी बने थे। उसके बाद आपके आएंगे I.K. गुजराल। I.K. गुजराल जो थे, I.K. गुजराल जो थे आपके, I.K. गुजराल बच्चों देखिए, अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक बने थे। I.K. गुजराल देखिए, ये भी यूनाइटेड फ्रंट के थे और उनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने मार्च 1998 से अक्टूबर 1990 तक किया। उसके बाद अक्टूबर 1990 से मई 2004, ये भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाए, तो इन्होंने भी अपने गठबंधन की सरकार बनाई थी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने मनमोहन सिंह जी को। ये तो हमारे टाइम की ही बात है। 2004 से 2014 तक इन्होंने इन्होंने भी अपने गठबंधन के साथ सरकार चलाई थी, जो कि एक UPA जिसे कहते हैं, UPA है ना नाम, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इन्होंने भी गठबंधन बनाया था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये जस्ट इंट्रो है, इसको आप देख लीजिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ठीक है। ये आपकी बुक में डायग्राम्स भी बने हुए हैं, इनके फिगर्स बने हुए, वहाँ से अपने एक पूरे नोट्स बनाएंगे इनको और 1 बाय 1 इनको लिखेंगे। ठीक है। 2014 के बाद से हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अब तक की सरकार में हैं, और वो सरकार बखूबी चल रही है। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि गठबंधन सरकार के क्या क्या लाभ हैं और क्या उनकी हानियां होती हैं। ठीक है। क्योंकि गठबंधन का युग हमारा एक मेन टॉपिक था। गठबंधन आपको में भी समझ आ गया होगा, गठबंधन का युग भी आपको समझ आ गया कि भारत ने 1989 से गठबंधन की राजनीति का युग आरंभ किया था। ये हमें समझ आ गया ना। 1989 से 2014 तक, ये देखिए 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकारें बनी, हमने देखा अभी। और ये भी देखा कि इन राजनीतिक दलों का आधार जो था समान विचारधारा पर गठबंधन ना होकर केवल किसी विशेष दल को सत्ता से बाहर निकालना था। बीजेपी चाहती थी कि मैं इसके साथ गठबंधन बना लूं और कांग्रेस को हटा दूं। कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया और वो चाहती थी कि बीजेपी बिल्कुल भी सत्ता में ना आए। ठीक है। ये अभी हमने देखा। अपने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये गठजोड़ करते हैं, और वर्तमान समय में भी अधिकांश राजनीतिक राष्ट्रीय हितों की चिंता किए बिना अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने में लगे रहते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है। तो अब ये गठबंधन के क्या लाभ हैं और क्या हानि है, ये भी बच्चों देख लेते हैं। गठबंधन के लाभ देखिए, गठबंधन सरकार उस स्थिति में एक अच्छा विकल्प प्रदान करती है जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन दोबारा चुनाव कराने से बचने के लिए अगर गठबंधन से सरकार बन जाए तो ये एक विकल्प बन जाता है। तो जो खर्चा होता है, जो टाइम स्पेंड होता है, वो सारा बच जाता है। इसीलिए गठबंधन की सरकार बनाने का एक फ़ायदा भी है। नेक्स्ट फ़ायदा देख लेते हैं। गठबंधन की सरकार में अनेक दलों और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की व्यापक सहभागिता मिलती है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग उसमें मिलते हैं, जिससे सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है और किसी भी एक दल की मनमानी नहीं रहती। तो ये इसके लाभ हैं बच्चों।
और देख लेते हैं इसके क्या लाभ है। गठबंधन सरकार में अनेक क्षेत्रीय दल सम्मिलित होकर अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए भी कार्य करते हैं। ये भी अलग अलग क्षेत्रीय दल होते हैं, अलग अलग एरिए से आते हैं और वो सम्मिलित होते हैं, गठबंधन की सरकार बनाती है। तो जो जिस एरिए में रहता है उसको उसके विकास के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में ज़्यादा पता होता है, किस तरह इन समस्याओं का निवारण किया जा सकता है इसके बारे में वो बखूबी जानता भी है। तो इजीली वह राष्ट्र हित के लिए कार्य कर सकता है। लेकिन क्या होता है बच्चों, इनकी कुछ दोष भी होते हैं कि, है ना, कुछ दोष भी होंगे क्योंकि कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। तो हानियां देख लेते हैं कि गठबंधन सरकार की क्या क्या हानियां होती हैं। नंबर 1, गठबंधन सरकार में जो सहयोगी बनते हैं वो दल सरकार बचाने के लिए धन और पद की मांग करते हैं और भ्रष्टाचार की नीति को अवसर मिलता है। ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं कि जब अगर सरकार में हम आपको समर्थन दे रहे हैं तो हमें ये वाला पद चाहिए, हमें ये पोस्ट चाहिए और हमें इतना धन चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक भ्रष्टाचार का भी अवसर मिलता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। इससे क्या है, विचारों का सामंजस्य, मतलब विचारों का कोऑर्डिनेशन नहीं होने से गठबंधन सरकार टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे देश की राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहता है। अभी हमने देखा किसी की 13 दिन की सरकार, किसी की 18 महीने की सरकार, किसी की 3 महीने की सरकार। तो इससे क्या होता है, एक तो चुनाव होने में दोबारा से उतना ही पैसा लगता है और देश में अस्थिरता का वातावरण बन जाता है कि अब दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे और फिर कौन सत्ता में आएगा। इन सब चीज़ों का वातावरण बन जाता है जो कि हानिकारक होता है। गठबंधन में शामिल दल सरकार को बचाने के लिए अवसरवाद की राजनीति करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए गैर जिम्मेदाराना प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो ये पद दो, हमें तो ये चीज़ दो, नहीं तो हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और आपकी सरकार को गिरा देंगे। जो अभी हाल ही में हमने देखा था महाराष्ट्र के अंदर, हमने अभी चुनाव में देखा था जब सिंधिया जी ने अब सरकार को गिरा दिया था, जब वहाँ से हटकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र के अंदर दोबारा से चुनाव कराए गए थे। तो क्या होता है, मध्यावधि चुनाव कराने पड़ते हैं या अन्य चुनाव भी कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो इसके कुछ चीज़ों के लाभ भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं। आई थिंक ये गठबंधन आपको समझ आ गया होगा, गठबंधन का युग भी आपको समझ आ गया होगा। बच्चों ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि गठबंधन के युग में किस प्रकार सरकार का विवरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से राष्ट्रीय मोर्चा है, किस प्रकार से संयुक्त मोर्चे की सरकारें हैं। तो ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जनता दल और जनता पार्टी का किस प्रकार से उदय हुआ, ये भी हम आगे की नेक्स्ट की स्लाइड में देंगे। राष्ट्रीय मोर्चा क्या है, जनता पार्टी क्या है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।